केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ के मनीमाजरा में 24 घंटे जल आपूर्ति परियोजना का किया शुभारंभ। 3 नए आपराधिक कानूनों से जुड़ी है ई समन जैसी पहलों की भी शुरुआत की। कुरुक्षेत्र में भाजपा ने विजय शंखनाद रैली का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सहित अनेक गणमान्य हुए शामिल। सीएम ने किसानों का 133 करोड़ का कर्ज माफ करने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला में राहगिरी कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, सुबह जल्दी उठने से नई ऊर्जा का होता है संचार। एक पेड़ मां के नाम लगाने का किया आह्वान। और जननायक जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। उचाना से दुष्यंत लड़ेंगे चुनाव। वहीं कांग्रेस से भिवानी और हिसार व आप ने जींद में किया चुनाव प्रचार। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ को कई सौगात सौंपी। उन्होंने मनीमाजरा में जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से मनीमाजरा के निवासियों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति तो मिलेगी, साथ ही दूषित पानी की समस्या का हल भी होगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 बार जनाधार मिलने के बाद भाजपा लगातार काम कर रही है और कोशिश यही है कि देश का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष गलतफहमी में न रहे कि उसे अगली बार भी विपक्ष में ही बैठना है। सैकड़ों, हजारों, करोड़ों कामों की लड़ी में एक बहुत अच्छा काम चंडीगढ़ यूटी में हुआ है। 1 लाख लोगों को जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा पानी होता है, वो शुद्ध पानी देने का उनको मैं आज यहाँ विश्वास दिलाकर जाता हूँ। आप विश्वास करिएगा, किसी को मिनरल वाटर लेने की जरूरत नहीं है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर ठप्पा लगाने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूँ, ये विपक्ष को जो चैं करनी है करने दीजिए। आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली, उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। इसके बाद गृह मंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ चर्चा की। यहां उन्होंने ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति के अनुप्रयोगों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस नए कानूनों के संपूर्ण क्रियान्वयन के बाद पूरे विश्व में हमारी आपराधिक कानूनी प्रक्रिया सबसे आधुनिक तकनीक से युक्त प्रक्रिया होगी। 21वीं सदी के नए कानून मुताबिक संविधान के भावना अनुरूप और जिससे लोगों को समय से न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों संपूर्ण क्रियान्वयन के बाद सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिलेगा। इसके लिए हमने पहले विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। यह कानून बनने से पहले ही हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। आज देश के 8 राज्यों में ये यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं। इस सब रिफॉर्म में सबसे बड़ा रिफॉर्म 10 साल के बाद अगर कोई सिद्ध होगा तो 3 आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का हो। संविधान स्पिरिट है और इस स्पिरिट को जमीन पर उतारने का जो माध्यम है, ये एक प्रकार से हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, इसके संपूर्ण क्रियान्वयन के बाद समग्र संसार में इस सबसे आधुनिक अगर कोई दंड की प्रक्रिया को हटाकर हमारी जो प्रक्रिया आएगी, आपराधिक कानूनों की प्रक्रिया आएगी, संसार में सबसे आधुनिक और टेक्नोलॉजी से युक्त प्रक्रिया हमारी होगी। और इसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद किसी भी फरियाद पर 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट आ जाएगा। इस प्रकार की टाइम बाउंड व्यवस्था हमने इसके साथ की है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कुरुक्षेत्र में विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और शहरी व निकाय मंत्री सुभाष सुधा सहित प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे।
इस शंखनाद रैली के बाद भाजपा हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों का आयोजन करेगी। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 133 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज माफ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, लेकिन अब अन्य 10 फसलें भी एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। 2023 से पहले फसलों के प्राकृतिक आपदा से खराबे के 137 करोड़ रुपए एक सप्ताह में दे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नेक नियत से निराशा को आशा में बदलने का काम किया है और आज हरियाणा एक नया अवतार ले रहा है। सरकार ने उन बिचौलियों के काम को बंद किया जो नौकरी बेचने का काम करते थे। भाजपा के शासन में महिलाएं, किसान सशक्त हो रहे हैं और हमने प्रदेश का सम्मान विकास किया है। हरियाणा के इस विकास की चर्चा पूरे देश में है। विकास के इन कार्यों के आधार पर हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके खुद के खाते खराब है वो हमारा हिसाब मांग रहे हैं। चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। इस अभियान में आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां जो भव्य रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नायब सिंह सैनी हरियाणा को गति देने के लिए आए हैं। हरियाणा पहला प्रांत होगा जहां सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिसाब मांग रही है, हमें उन्हें हिसाब देने की जरूरत नहीं, हम जनता को हिसाब देंगे। 2004 से 2014 तक का हिसाब कांग्रेस को देना होगा। हरियाणा के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं और हरियाणा के इस विकास में भाजपा सरकार का बड़ा योगदान है। मैं नायब सिंह जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप तो मनोहर लाल जी और आप दोनों, अगर आप दोनों के कार्यकाल को हम हिसाब लगाएं, शायद हरियाणा देश की पहला प्रांत होगा, एक ही प्रांत होगा जिन्होंने अपने किसानों के द्वारा, ये मारा हरियाणा कहने से नहीं होता है, आपने करके दिखाया। किसानों की एक एक ग्राम की उपज को एमएसपी में खरीदने का आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नायब सिंह सैनी जी, मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं देश के किसानों की ओर से हरियाणा के इस किसान पक्षवादी नीति को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज सुबह पंचकुला में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें साइकिल रैली, योग सत्र, नृत्य प्रदर्शन और विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं शामिल थी। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर रविवार को होने वाला राहगिरी कार्यक्रम उत्सव, उल्लास, फिटनेस और वेलनेस का एक सफल अभियान बनता जा रहा है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। आज पंचकुला में हुए राहगिरी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और मातृशक्ति ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी उठने से नई ऊर्जा का संचार होता है और यह बेहतर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। सीएम ने बताया कि इस कार्यक्रम की थीम एक पेड़ मां के नाम। इस अभियान के तहत हम प्रदेश भर में 50 लाख पेड़ लगाएंगे। एक पेड़ मां के नाम। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को 5 अगस्त को चलाया और हमने हरियाणा में इसको लगातार पेड़ लगा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम और उस थीम के आधार के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था कि आजकल जो वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण के साथ साथ टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर में भी कमी आए, वायु भी हमें शुद्ध मिले, इसको लेकर के हमारे बच्चे का जन्मदिन है, हमारी माँ का जन्मदिन है या हमारे किसी महापुरुष का जन्मदिन है, उनके दिवसों के ऊपर एक पेड़ अवश्य लगाएं। इसको लेकर के हमने हरियाणा में वन मित्रों की को भर्ती किया है और वो वन मित्र भी एक एक पेड़ जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे।
वहीं मौके पर मौजूद पंचकुला के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए कार्यक्रम बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। इन गतिविधियों से युवाओं में टीम भावना और अनुशासन की भी भावना विकसित होगी। केंद्रीय ऊर्जा व शहरी आवास मंत्री बनने के बाद भाजपा नेता मनोहर लाल दूसरी बार करनाल स्थित पार्टी कार्यालय में पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो चोर होता है उसे डर पहले ही सताने लग जाता है। राहुल गांधी ने अगर कुछ नहीं किया है तो उन्हें ईडी से कैसा डर। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की कार्यशैली की भी सराहना की। विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां अपना अभियान चलाएंगी, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी का क्या करें जिसमें एक ही पार्टी में दो जगह उमंगे उठाती है। भर्ती रोको गैंग पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे समय में जितनी भी भर्तियां हुई हैं एक एक करके कोर्ट ने छानबीन की और उसके बाद क्लियरेंस मिली है और अभी भी भर्तियों का काम जारी है। भारतीय जनता पार्टी अपना अभियान चलाएगी, बीएसपी अपना चलाए, इनेलो चलाए, वो तो ठीक है, अपनी अपनी पार्टी का साथ चला रहे हैं। लेकिन उस पार्टी का क्या करें जब एक ही पार्टी में दो तीन चार जगह उमंगे उठती हैं और वो उस कदर जा करके और अपने आप को उभारते हैं। आगे चल के क्या बनेगा मैं इस बारे में कुछ नहीं सकता। वो भविष्यवक्ता हो सकते हैं, मेरे पास ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 10 साल में 1.5 लाख नौकरियां जो हैं वो पब्लिक को दी हैं। तो इस नाते से नौकरियां भी अधिक, पारदर्शी नौकरियां, कोई किसी के रिश्तेदार की कोई चिंता नहीं। पहले की नौकरियों में ये कमेंट्स किए गए, मीडिया के माध्यम से किए गए, खोज के कि किसका बेटा लगा, किसकी बेटी लगी, किसका दामाद लगा, किसका। ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों और उनको तराशने में जिन कोच व परिवार के लोगों ने अपना योगदान दिया है, मैं उनको बधाई देता हूं। अन्य खिलाड़ियों से भी उम्मीद करता हूं कि वे भी पदक जीतकर देश का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन खिलाड़ियों के जो उनको जिन्होंने तराशा है, ऐसे उनके कोच हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको सबको बधाई देता हूं। और उन खिलाड़ियों को भी एक प्रकार से मैं पूरी बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया, देश का नाम ऊंचा किया, परिवार का नाम ऊंचा किया। और आशा करता हूं कि अभी और भी जो खिलाड़ी हैं उसके अंदर मेडल ला करके देश के नाम को। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी ने कल सबसे पहले अपने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें उचाना से दुष्यंत चौटाला, टब्बावाली से दिग्विजय चौटाला, जुलाना से अमरजीत ढांडा व दादरी से राजदीप फोगाट को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने सिरसा में एक प्रेस वार्ता में बताया कि पार्टी की तरफ से 20 प्रत्याशियों की टिकट सुनिश्चित की गई है, जल्द ही इनकी घोषणा भी कर देगी। साथ ही उन्होंने भाजपा व कांग्रेस पर भी निशाना साधा। चुनावी कार्यक्रम भी शुरू है। जैसे दिग्विजय अपने टब्बावाली विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ है, दुष्यंत उचाना में लगा हुआ है, जुलाना में लगा हुआ है, राजदीप दादरी में लगा हुआ है। इस तरीके से हमने लगभग 20 ऐसे प्रत्याशी पहले से छांट करके उनको अपना काम सौंप रखा है। वो अपने अपने क्षेत्र में काम लगे हुए हैं। बाकियों से भी कहा गया है कि वो प्रत्याशियों का चयन करके हमें दें ताकि जल्दी से जल्दी उनकी ड्यूटियां लगाएं और अपना काम शुरू करें। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने काम में लगी हुई है। सारे राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव के दौरान करते ही हैं। कांग्रेस उधर फरीदाबाद में जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने पृथला विधानसभा में पार्टी के जन जागरण अभियान के तहत गांव का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं और जल्दी ही हल्का अध्यक्षों की नियुक्तियां भी करेंगे और संगठन का विस्तार करेंगे। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपने कार्यालय में किसानों के 73,000 एकड़ जमीन हड़पने का हिसाब दे। अभी तो हम अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई है और अगले 7-8 दिनों के अंदर हमारा प्रयास है हल्का अध्यक्ष तक हम नियुक्ति पूरी कर दें और हल्का अध्यक्ष की नियुक्तियों के साथ साथ फिर संगठन का जो और विस्तार है वो भी करें। मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ कि इस बार प्रदेश के अंदर युवा सरकार हम बनाएंगे और युवा सरकार का नेतृत्व प्रदेश के युवा का। अभी तो बहुत जल्दी है, हम तो इस तरह की बात भी नहीं सोचते। हमारा काम तो यही है कि मेहनत कर पूर्ण तौर पर जननायक जनता पार्टी को प्रदेश में।
कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा की जन संदेश यात्रा का आज फरीदाबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि यहां भी कांग्रेस की गुटबाजी नजर आई। हुड्डा गुट के नेताओं ने यात्रा से दूरी बनाए रखी। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं करवाए। प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कि जो ये 10 साल का भाजपा का शासन रहा, शासन क्या कहूं, फरीदाबाद के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये शासन नहीं था, ये क्या था, कुशासन था। ये 10 साल का कुशासन आप लोगों ने देखा। क्या बात करें, बाबा फरीद की ये नगरी आज फकीरों की नगरी बना दी। सब लोगों का ये हाल बदहाल कर दिया। देखकर रोना आता है। जिस शहर को नेहरू जी ने बसाया। वहीं कल हिसार में भी कुमारी शैलजा की जन संदेश यात्रा बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी यात्रा में शामिल होने के लिए हिसार पहुंचे। ये यात्रा गुरु रविदास चौक से आरंभ होकर शहर के मुख्य बाजार से होते हुए निकाली गई। कुमारी शैलजा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिसार को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए और बढ़ते हुए देखा है। सबको विश्वास है कि बदलाव आएगा और बदलाव आना लाजमी है। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद अब देश में भी बदलाव है और हरियाणा में भी बदलाव आना है। भाजपा में बौखलाहट पैदा हो गई है। आज के दिन उम्मीद नहीं बची। आज के दिन वो उम्मीद विश्वास में तब्दील हो चुकी। सबको आज के दिन विश्वास है कि बदलाव आएगा और बदलाव आना लाजमी। आज फिर हिसार से, अपने घर से हम फिर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए इस तिरंगे को बुलंद करें। और ये आवाज हमारी नहीं, आपकी आवाज को हमने बुलंद करना है। मेरी ये बहनें जो महंगाई से त्रस्त हैं, मेरे ये युवा जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, मेरे ये दुकानदार कारोबारी जो जीएसटी से, सरकार की गलत नीतियों से त्रस्त हैं, मेरा ये गरीब भाई दलित पिछड़े वर्ग का जिसको आज मजदूरी नहीं मिल रही है, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कल उचाना में पार्टी की बदलाव रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी की 5 गारंटियां गिनवाई। इस दौरान उन्होंने रैली में कहा कि आप लोगों ने सभी पार्टियों को एक मौका दिया है। एक मौका केजरीवाल को देकर देखिए। जैसे बड़ा परिवर्तन हमने दिल्ली में किया है, वैसे ही हम हरियाणा में भी करेंगे। हमारा संकल्प युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत, निःशुल्क इलाज व शिक्षा देने का है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। कांग्रेस को, बीजेपी को, चौटाला को एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, अपने लाल केजरीवाल को दीजिए और बड़ा परिवर्तन जैसे हमने दिल्ली और पंजाब में किया है वैसे ही हरियाणा में करेंगे। हमारा संकल्प युवाओं को रोजगार देने का है, हमारा संकल्प किसानों को राहत देने का है, बिजली फ्री देने का है, इलाज फ्री देने का है, शिक्षा फ्री देने का है। 3000 सरकारी स्कूल बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने बंद किया है। मैं पूछना चाहता हूं उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? क्या हिंदुओं के बच्चे नहीं पढ़ते? आप दावा करते हैं आप हिंदुओं की सरकार चला रहे हैं। आप प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी करने का काम करते हैं। तो इस बार चंदा चोरों को हरियाणा की जनता सबक सिखाएगी। अंबाला जिले में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की कड़ी में आज विभिन्न बूथ स्तर पर बीएलओ ने मतदाताओं से दावे और आपत्तियां प्राप्त की। साथ ही लोगों को नए वोट बनाने को भी प्रेरित किया। इस मौके पर बीएलओ ने मतदाताओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने वोट से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि दूर करवाना चाहते हैं तो संबंधित बूथ पर जाकर बीएलओ से जरूर मिलें और संबंधित फॉर्म भरकर अपने वोट में व्याप्त त्रुटि दूर करवाएं। हम नई वोटें बना रहे हैं और इसके अलावा अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई शिफ्ट हो गया है तो उसके भी हम वोटें काट भी रहे हैं और अगर कोई करेक्शन किसी ने करानी है तो वो करेक्शन भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। आज का दिन हम बैठेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे संडे 10 और 11 अगस्त को भी हम लोग इसी काम के लिए बैठे हैं। अगर कोई आना चाहे तो हम लोग उनकी सेवा में। नई वोट बनवानी है तो उसको 2 फोटोज़ अपनी लेके आनी है, एक अपना आधार कार्ड लेके आना है और जिस
फैमिली किसी मेंबर के अगर घर में वोटर कार्ड बना हुआ है तो वोटर कार्ड वो वाला भी लेके आना है, क्योंकि तभी वो फैमिली के साथ अटैच होगा। 3 और 4 तारीख को हमने यहाँ पर कैंप लगाया जिसमें नई वोटें बना रहे हैं और उसके साथ साथ जो करेक्शन करा रहे हैं या वो किसी की शादी होगी, डेथ होगी तो उसको डिलीट कर रहे हैं। और यही काम जो है हमारा 10 और 11 तारीख को भी चलेगा। वहीं लोगों ने आयोग के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि वे घरों के पास ही मतदाता सूची में सुधार करवा सकते हैं, उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मैं भी यहाँ पे अपना वोट बनवा रहा हूँ और ताकि आने वाले टाइम में जब विधानसभा के वोट होंगे तब मैं अपना वोट कर सकूँ और अपनी पसंदीदा सरकार चुन सकें हम। औरों से भी यही कहूँगा कि वोट ज़रूर डालें, वोट की अपनी वैल्यू समझें और वोट से ही आप अच्छे कैंडिडेट को सामने ला सकते हो, अच्छी सरकार बनवा सकते हो। कभी जहां जिंदगी की चहल पहल गूंजा करती थी, आज वहां दूर तक तबाही का मलबा और मौत का सन्नाटा बिखरा पड़ा है। केरल के वायनाड में भूस्खलन के अपने साथ सैकड़ों जीवन बहाकर ले जा चुका है। आपदा इतनी भयानक थी कि इसका अंदाजा उसके पीछे छूटे निशानों से होता है। लेकिन ये आपदा आई कैसे? विनाश की भेंट चढ़े लोगों के परिजन, पर्यावरणविद और आम लोग, सबका यही सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि तबाही की बार की दस्तक की तरफ से राज्य सरकार अनजान बनी क्यों बैठी रही। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद वर्षों से चेतावनी दे रहे थे कि वायनाड और आसपास के जिलों में भारी अंधाधुंध उत्खनन आपदाओं को बुलावा देने जैसा है। इसके बावजूद राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण इस ताबड़तोड़ उत्खनन को अनुमति देता रहा। पर्यावरणविदों का कहना है कि आज वायनाड जिस आपदा का सामना कर रहा है वो मानव निर्मित त्रासदी है, जिसमें कांग्रेस और लेट की राज्य में एक के बाद एक आई सरकारें भरपूर रूप से शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करके खनन आसान बनाना हो या फिर केंद्र की सलाह की अनदेखी करना, इस लापरवाही की कीमत सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई 7 दिन फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। खनन के साथ साथ वायनाड के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में बेहिसाब निर्माण कार्य भी हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। हर वर्ष वायनाड में 12,000 से अधिक इमारतों का निर्माण होता जा रहा है। 1950 के दशक में वायनाड का 85% हिस्सा वनों से ढका हुआ था। 2018 आते आते इस वन क्षेत्र का 62% हिस्सा गायब हो चुका है। वनों की इतनी भयंकर कटाई ने पूरे क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ का भीषण संकट खड़ा कर दिया है। वायनाड के लोग पूछ रहे हैं कि घटना के बाद वहां पहुंचे राहुल ने बीते 5 वर्ष क्या किया। लोगों का यह आक्रोश उनके खिलाफ नारेबाजी के रूप में भी सामने आया। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि गत वर्ष मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटा अनाज को उगाने का आह्वान किया था, जिसमें संसाधनों की कम आवश्यकता होती है। कुलपति ने कहा कि इस फसल की उपयोगिता को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका की कवाजूल यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय यात्रा पर विश्वविद्यालय में पहुंचे था। दोनों विश्वविद्यालय मोटे अनाज की खेती और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। पोषण सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त फसलें दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मिलेट्स के मूल्य संवर्धन से किसानों की आय में वृद्धि होगी और HU में बाजरा उत्कृष्टता केंद्र यहां विकसित उत्पादों से किसानों, खासकर महिला किसानों को उद्यमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि मक्का, गन्ना, आलू और बाजरा जैसी कई फसलें हैं जो भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में भी उगाई जाती हैं। इन फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए दोनों विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक आपसी तालमेल के साथ संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के साथ अनुसंधान, ड्यूल डिग्री कार्यक्रम, छात्र व शिक्षक आदान प्रदान, प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों पर परस्पर सहयोग को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन, डिजिटलाइजेशन, सामुदायिक विज्ञान, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियां और उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी में HU उच्च स्तरीय कार्य कर रहा है एवं इस आपसी सहयोग से दक्षिण अफ्रीका के लोगों को भी फायदा होगा। का आह्वान किया कि हम यदि एक पोषक फसल उगाएं और एक ऐसी फसल उगाएं
जिसमें संसाधनों को भी कम आवश्यकता पड़ती है, उसमें श्री अन्न को उगाना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और श्री अन्न का नाम उन्होंने मोटे अनाज की तरफ दिया है। अतः इस फसल की उपयोगिता को देखते हुए हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका की क्वाज़ुलु यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के दौरे पर विश्वविद्यालय में आए और विभिन्न महत्वाकांक्षी विषयों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। दोनों विश्वविद्यालय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज या मिलेट्स की खेती और उसके प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करेंगे, ऐसा विचार किया गया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कल फरीदाबाद में करोड़ों रुपए के सड़क, नाला, फिरनी और पार्क सौंदर्यीकरण के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि देश के पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम नायब सिंह के नेतृत्व में सरकार ने सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चलते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। फरीदाबाद को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के साथ जोड़ने का काम किया गया है, जिससे यहां उद्योगों के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों में भारी इजाफा हुआ है। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान और चिरायु कार्ड देकर गरीबों को बीमारी पर होने वाले खर्च से चिंता मुक्त किया है। हरियाणा के युवा योग्यता के आधार पर नौकरियों में लग रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि सरकार आमजन की मौलिक समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर विकास कार्य कर रही है और लगातार यह विकास कार्य चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी, तभी विकास कार्य जल्द से जल्द पूरे होंगे। आपके क्षेत्र में जो भी विकास कार्य रह गए हैं उनको भी जल्द पूरा करवा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में लाखन माजरा गांव की महिलाओं के काम की तारीफ की, प्रशंसा करते हुए उनकी मेहनत और संघर्ष को भी सराहा था। साथ ही उन्हें सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। रोहतक जिले के लाखन माजरा ब्लॉक की ये महिलाएं समाज में दूसरे लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने इन महिलाओं के जीवन की दिशा बदल कर रख दी है। स्वयं सहायता समूह बनाकर इन महिलाओं ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया, बल्कि उनके हुनर और सशक्तिकरण की देश भर में तारीफ भी हुई है। इन महिलाओं ने उन्नति स्वयं सहायता समूह का गठन कर रखा है। ये महिलाएं किराना सामान, मेहंदी, साड़ी सामग्री, ब्लॉक प्रिंटिंग, फूलों की सप्लाई, कपड़े के बैग बनाना आदि से लेकर पूजन सामग्री तैयार करती हैं। उत्पादन से लेकर बिक्री आपूर्ति तक सारा काम वे खुद ही कर रही हैं। उन्नति स्वयं सहायता समूह की प्रमुख मानता शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए महिलाओं को हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रशिक्षण दिलवाया गया। इसके बाद लोन लेकर प्रिंटिंग शुरू की। उनके बनाए गए कपड़ों व अन्य सामान की ऑनलाइन बिक्री भी होती है। इसके अलावा देश भर में लगने वाली प्रदर्शनी में वे खुद जाती हैं। मानता शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में प्रशंसा सुनकर काफी खुश हुई। अब वे अपने काम को और आगे बढ़ाएंगी। 15-20 बहनों ने मिलकर हैंड ब्लॉक पेंटिंग का काम शुरू किया था, जो कि हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जो डीपीएम विनोद धनखड़ जी, उन्होंने ये ट्रेनिंग फ्री दिलवाई थी हमें। और 35 बहनों ने ये हैंड ब्लॉक पेंटिंग की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें 20 बहनें हम अभी हैंड ब्लॉक पेंटिंग की, डाई की और सिलाई का काम कर रही हैं। और यदि हमारे पास सिलाई का ज्यादा काम मिल जाएगा हमने, तो इसके साथ हम और भी बहनों को साथ जोड़ देंगे। सिलाई के लगभग 182-80 बहनें हमारे साथ में हैं। और जो हैंड ब्लॉक पेंटिंग में है उसमें 20 महिलाएं हम मिलके काम कर रही हैं। शुरू में हमने 10 बहनों ने मिलके 40,000 का लोन लिया था, जो कि हमने वो चुकता कर दिया है। वहीं समूह से जुड़ी सदस्यों का कहना है कि शुरू में लोगों के ताने सुनने को मिलते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे काम को सराहना मिली। अब इस बात से मन प्रफुल्लित है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके काम की प्रशंसा की है। सर, हमने 2016 से सर कुछ तो सामान हमारे पास पहले ही था, कुछ हमने अपने ब्लॉक से जैसे पैसे उठाए सर, 50,000 रुपए का लोन लिया था। वो हमने साथ साथ अपना काम किया। जैसे बाहर जाके हमने अपनी ये स्टॉल लगाई, हमने वो पैसे भी चुकाए और हमने अपने काम को बराबर मतलब चालू रखा, हमने बंद नहीं किया सर। सर, हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि मोदी सर तक हमारी ये खबर गई और उनको भी ये पता चला कि रोहतक में भी ये काम शुरू कर रही हैं बहनें। इसमें जुड़कर हमें बहुत सारे फायदे हुए और हमें पता चला कि हम भी ये लेडीज बाहर निकल सकती हैं। तो सर, हमने ब्लॉक प्रिंटिंग का सीखा सर, शुरू में फ्री में सिखाया। पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, फिर एसएचजी में जुड़ के सर हमें ये सुविधा मिली।
तो सर ब्लॉक प्रिंटिंग का सीख कर सर हमने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग आई थी, तीसरे दिन में सर हमने साड़ी बना दी थी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।